Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं बीएनएसएस का, उसका नाम है एडिशनल प्रोसिक्यूशन। एडिशनल प्रोसिक्यूशन, देखिए एडिशनल प्रोसिक्यूशन को समझने के लिए कि क्या होता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन, सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 213 को देखते हैं। 213 हमारी ये बात कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। किसी भी केस का कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कॉग्निजेंस कौन लेगा? सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कि भाई मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और मैजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा? कमिटल करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल के लिए। ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल करेगा। अब मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मगर जब हम 213 को ध्यान से समझते हैं तो 213 कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो जो एक्सेप्ट है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस तो किसी केस का नहीं लेगा, मगर हमेशा एक्सेप्शन रहते हैं। उसका एक 213 के अंदर एक एक्सेप्शन है जो है सेक्शन नंबर 358। सेक्शन नंबर 358 ऐसा एक्सेप्शन है जो कि हमारी बात भी करता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन की, ठीक है? अब हम ये समझते हैं सर, देखिए सेक्शन नंबर 358 जो है वो हर कोर्ट पे अप्लाई होता है। हर कोर्ट पे, मैजिस्ट्रेट के लिए भी है सेक्शन नंबर 358, ये कोर्ट ऑफ सेशन के लिए भी है, वहां तो कोर्ट वर्ड मेंशन्ड है। मगर इसे हम रेड विद हमेशा 213 के साथ करते हैं, क्योंकि हमें यह बात पता लगी है कि भाई 213 हमें क्लियरली यह बात कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस कभी नहीं लेगा, मगर एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है 358। अब आपको यह बात पता लग गई, सेक्शन नंबर 358 में कोर्ट ऑफ सेशन भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस किसी भी बंदे के खिलाफ लेके आगे प्रोसीड कर सकता है, ठीक है जी। अब हम समझते हैं व्हाट इज एडिशनल प्रोसिक्यूशन 358 के। सर आप हमें यह तो बताएं कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता क्या है। जरा ध्यान से सुनिए, एडिशनल प्रोसिक्यूशन का मतलब यह होता है कि मान के चलिए ये एक प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग है या ट्रायल प्रोसीडिंग है। मान के चलिए ये ट्रायल प्रोसीडिंग है। इस ट्रायल प्रोसीडिंग के दौरान क्या होता है कि मान के चलिए ए का ट्रायल चल रहा है, ए के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, तो विटनेस W1 और W2 आते हैं। वो ये कहते हैं ए के साथ बी भी इन्वॉल्व था, हमने किसी बी को भी देखा है क्राइम करते हुए। अब कोर्ट इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। कोर्ट प्रॉपर्ली एग्जामिन करेगा इस चीज को कि क्या बी इन्वॉल्व था या नहीं था, और कोर्ट क्या करेगा इसके अंदर। अब देखिए बी तो इस केस के अंदर है नहीं, मैं अलग अलग सिचुएशन से आपको समझाऊंगा। अभी उस अलग अलग सिचुएशन से ही आपको समझना है कि बी इन्वॉल्व था या नहीं था या कैसे था। देखिए अलग अलग सिचुएशन से कि पहली चीज, क्या बी तो इन्वॉल्व है नहीं इसके अंदर, तो कोर्ट क्या करता है? एडिशनल प्रोसिक्यूशन कहते हैं इसे, कि डायरेक्टली ट्रायल में उसे एंट्री दे देता है, कि उसके खिलाफ डायरेक्ट चार्ज फ्रेम करता है। डायरेक्ट चार्ज फ्रेम करने के बाद डायरेक्टली ट्रायल में ले आता है उसे। अब सोचिए किसी बंदे के ऊपर अभी तक आरोप उसके ऊपर लगा हुआ ही नहीं है, शुरू से ही उसका नाम नहीं है, मगर ट्रायल के दौरान अचानक से उसका नाम आ गया और कोर्ट क्या कर रहा है? उसे डायरेक्टली एंटर दे रहा है ट्रायल के अंदर, एज एन एक्यूज्ड बना के उसे डायरेक्ट एंट्री मिल रही है देखिए किसी बंदे के लिए। तो कितना भारी सेक्शन हो गया ये 358 इसी वजह से। तो इसी वजह से एडिशनल प्रोसिक्यूशन जब कोर्ट ये चीज को इस्तेमाल करता है, इस पावर को इस्तेमाल करता है, तो बहुत ज्यादा कॉशियस रहता है कोर्ट, और ये चेक करता है क्या इतने सफिशिएंट एविडेंसेस हैं बी के अगेंस्ट, जिसे आज तक एक्यूज ही नहीं बनाया था और उसे डायरेक्टली ट्रायल के अंदर एक्यूज बनाया जा रहा है। तो कोर्ट इस चीज को एग्जामिन करता है कि क्या इतने सफिशिएंट एविडेंसेस हैं बी के अगेंस्ट कि जो सफिशिएंटली ये प्रूव कर दे कि उसे हम ट्रायल के अंदर डायरेक्टली ऐड ऑन करते हैं। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे समझते हैं। देखिए अब बेसिकली क्या है, 3 सिचुएशंस हैं, मैं आपको एक एक सिचुएशन करके समझाता हूं। देखिए अब क्या सिचुएशन है, देखिए 358 अप्लाई कौन कौन सी सिचुएशंस में होगा। 358 मान के चलिए जो ए है वो तो शुरू से ही एक्यूज था, उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। बी जो है ना ही उसके खिलाफ एफआईआर हुई, ना ही उसका कहीं पे नाम था, ठीक है। डायरेक्टली क्या हुआ, ट्रायल के दौरान
डायरेक्टली ट्रायल के दौरान जब किसी विटनेस ने बी का जिक्र करा तो उसे एंट्री मिली, तो 358 में एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि उसे डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, ठीक है, उसे डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है जब उसका एफआईआर में कहीं भी नाम नहीं था। अब क्या आती है, दूसरी सिचुएशन आती है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है इसके अंदर, दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि ए एंड बी दोनों का एफआईआर में नाम था, मगर जब चार्जशीट लगाई गई, जब चार्जशीट या फिर चार्जशीट भी छोड़िए, जब पुलिस रिपोर्ट लगाई गई, तो पुलिस रिपोर्ट दो तरीके की होती है, एक चार्जशीट और एक क्लोजर रिपोर्ट। तो बी के अगेंस्ट पुलिस वालों ने बी के फेवर में लगा दी क्लोजर रिपोर्ट और ए के अगेंस्ट लगाई चार्जशीट, ठीक है। तो बी के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया कोर्ट ने, क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगी हुई थी। कोर्ट के लिए, ठीक है, कोर्ट बाउंड नहीं है, द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट, ये बात हमें पता है, मगर फिर भी मान के चलिए कि जब क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी कि उसने कुछ किया नहीं, ठीक है, तो यहां से भी उसका, अब यहां भी एडिशनल प्रोसिक्यूट ट्रायल के दौरान जब पता लगता है बी भी इन्वॉल्व था, तो एडिशनल प्रोसिक्यूशन यहां भी हो सकता है। अब आती है हमारी थर्ड सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या हुआ, ए एंड बी दोनों का नाम था, ठीक है, एफआईआर में मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एफआईआर में दोनों का नाम था, पुलिस रिपोर्ट में पुलिस वालों ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट लगाई, ठीक है, मगर जैसे ही ट्रायल में मुकदमा पहुंचता है, मुकदमे के दौरान क्या करता है, चार्ज से पहले बी को कोर्ट क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है, क्योंकि वो उसे लगता है बी के खिलाफ तो कोई सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है। तो डिस्चार्ज जब कर दिया उसे कि भाई इसके खिलाफ चार्ज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और बाद में ट्रायल जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, फिर ट्रायल शुरू होता है एक अगेंस्ट, तो पता लगता है विटनेसेस के थ्रू और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि बी भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको यह बात समझनी है, इस केस में भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अब जरा आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आप हमें ये बताइए, जो कोर्ट ऑफ सेशन वाली बात थी, ये याद रखिएगा, तीनों सिचुएशन हर कोर्ट के लिए, मगर अब हम स्पेशली कोर्ट ऑफ सेशन के लिए समझते हैं 358 का रूल। अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल स्टेज पे जाता है मैटर कमिटल होके, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेता। अब अगर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले रहा तो एडिशनल प्रोसिक्यूशन एक उसका एक 358 एक्सेप्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब मान के चलिए इसके अंदर कोर्ट क्या करता है, सीधे डायरेक्टली चार्ज फ्रेम करता है और एक्यूज को ट्रायल के अंदर डालता है बी को, ठीक है, कि भाई आपके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस हैं और मैं आपको ट्रायल के अंदर ऐड ऑन कर रहा हूं, या तो डायरेक्टली इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब या तो उसके खिलाफ वारंट निकाल देगा या फिर समन इश्यू करेगा, मगर डायरेक्टली ऐड ऑन करेगा इसके अंदर, या तो वारंट या समन दोनों में से कुछ भी निकाल के ऐड ऑन करेगा। जरा आप अब रेलेवेंस देखिए इसकी 358 की, कि भाई आप ये देखिए, जब किसी बंदे को कॉग्निजेंस स्टेज पे, एक होती है कॉग्निजेंस स्टेज से ऐड करना, एक होती है चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से ऐड करना, क्योंकि अब तो उसके खिलाफ डायरेक्टली कॉग्निजेंस, देखिए किसी पर्सन के खिलाफ के मेरे खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस, अब बी के खिलाफ कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, इसका मतलब कोर्ट ने जुडिशियल माइंड लगाया है, कोर्ट ने कहा है कम से कम इसके खिलाफ कॉग्निजेंस लेके तो देखूं और ये देखता हूं इंक्वायरी प्रोसीडिंग करके कि क्या इसके खिलाफ केस बन रहा है या नहीं। मगर चार्ज फ्रेमिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो ज्यादा डिग्री में हाई है, इसके अंदर यह होता है जब किसी बंदे के खिलाफ आप चार्ज फ्रेम स्टेज कर रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि आपको लगता है कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ किया है, तो आप चार्ज फ्रेमिंग करते हैं उसके अगेंस्ट। फिर कोर्ट हल्का सा टिल्ट रहता है कि हाँ भाई अब इसके खिलाफ, क्योंकि कोर्ट तो डिस्चार्ज भी कर देता, तो देखिए डिग्री हायर रहती है चार्ज फ्रेमिंग स्टेज की कॉग्निजेंस स्टेज से, ठीक है। तो कोर्ट क्या करता है, अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, वापस से मैजिस्ट्रेट के पास पहले कॉग्निजेंस के लिए भेजेगा, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले उसके अगेंस्ट, ठीक है, फिर वो सारा का सारा कमिटल होकर कोर्ट ऑफ सेशन के पास आए, तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, इसीलिए ये जो ट्रायल की स्टेज है इस दौरान कोर्ट ऑफ सेशन स्ट्रिक्टली ये देखता है, एक कॉशन रखता है कि हाँ भाई क्या सफिशिएंट एविडेंस है बी के अगेंस्ट के उसे मैं ट्रायल में डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लूं, तो चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से उसे डायरेक्टली ऐड किया जाता है, इसीलिए कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लेता है इसके अंदर 358 में एडिशनल प्रोसिक्यूशन के केसेस में। आई थिंक आपको यह बात बहुत ही अच्छे से
समझ में आई होगी। ये तीनों पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसी में मैं आप लोगों को एक केस भी बताता हूं, बहुत रेलेवेंट केस है। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस बेंच। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 2014 सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस बेंच। डॉक्टर बी एस चौहान जस्टिस हैं, ऑनरेबल मिस्टर डॉक्टर बी एस चौहान जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो थे, उन्होंने ये जजमेंट पास किया है। ठीक है जी। और मैं आपको ये बात बताता हूं, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को यहां पे समझाए हैं वो इसी केस से समझाए हैं ज्यादातर। ठीक है, और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक मैक्सिम और बता देता हूं आप लोगों को, आप चाहे तो लिख भी लें। जुडिक्स DOMN नॉमन ATURCUM जुडिक्स डोमेंटोर DOMTUR कम NOCENS ऑप्सिटोर। ठीक है, देखिए इसमें है जुडिक्स डोमेंटोर कम NOCENS, मैं प्रोनाउंस इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को। ठीक है, ऑप्सिटोर। ठीक है, इसका मतलब है अ जज इज कंडेम्ड व्हेन अ गिल्टी इज लेफ्ट अनपनिश्ड। अब जज को कंडेमन किया जाएगा अगर एक गिल्टी बंदा, ठीक है, जो गिल्टी था, हम उसे छोड़ तो सकते नहीं, मगर हमेशा याद रखिएगा कि अगर गिल्टी को अनपनिश्ड छोड़ दिया जाएगा तो जज के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा उस चीज के ऊपर। मगर एक चीज याद रखिएगा, एडिशनल प्रोसिक्यूशन जो है हमेशा मे में चलता है। मे का मतलब क्या हो गया कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन के ऐड करना चाहता है या नहीं ट्रायल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोसाइटल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बैलेंस बनाना होता है। सोसाइटी ये डिमांड करती है कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन उसे ऐड करना चाहिए और पनिश करना चाहिए, जबकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये कहता है जिसका ऑलरेडी ट्रायल चल रहा था ए का, उसका आप ट्रायल डिले कर रहे हो। ये सब करके डिले तो हो गई ना ट्रायल, उसकी तो डिले होगा। तो कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है तो कोर्ट क्या करता है, सेपरेट भी ऑर्डर कर सकता है प्रोसीडिंग बी के अगेंस्ट, कि भाई जबरदस्ती का डिले होगा तो मैं सेपरेट प्रोसीडिंग्स के लिए भाई मैं तो सेपरेट करूंगा। तो इसीलिए मे, ठीक है, तो मे वहां पे लिखा है, शैल नहीं है। एक बार हम देख भी लेते हैं, जब आप लोग 358 को खोलेंगे, ठीक है, where in course of inquiry or trial of the offense it appears, ठीक है, from the evidence of the person not being committed the offense the person could be tried with the accused, the court may proceed against such person। आप देख रहे हैं may proceed against such person, तो may है। आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, एडिशनल प्रोसिक्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है कोर्ट के लिए, और रोजमर्रा में ये चीज मतलब इस्तेमाल होती है कोर्ट के अंदर। प्रैक्टिकली भी आप लोगों को ये चीज मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश करी, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।